हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। सो आज हम फिनिश करेंगे नेशनल का पार्ट सेकंड, सितंबर मंथ का। पार्ट वन हम कल फिनिश कर चुके थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले आप सभी को नोटिफाई करना चाहता हूँ, किसी भी लेक्चर के नोट्स अपनी नोटबुक में मत बनाना, आपका टाइम खराब होगा। नोट्स पीडीएफ जो कि नोट्स के फॉर्म में होती है और जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के साथ ही उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अगर पॉसिबल हो। अदरवाइज ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, फ़ोन पे या फिर टैबलेट पे। और इसी से रीड करना है, इसी से रिवीजन करना है, ठीक है। तो अपना टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना नोट्स बनाने में। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पर यूनेस्को की न्यूज़ है। तो यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, तो एक कमीशन बेसिकली बिठाया गया है, सेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो देख लेते हैं ये कमीशन क्या करेगा और ये न्यूज़ में क्यों है। सो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आईएचओ, तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और साथ में इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन जो कि यूनेस्को का है, इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये। इस कोलैबोरेशन में इन्होंने 3 अंडर वाटर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली पानी के अंदर कुछ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर थे जो कि इन्होंने लोकेट किए थे। और उसका नाम है, एक का है अशोका सी माउंट, दूसरे का चंद्रगुप्त रिज और तीसरा काला पटारू रिज। तो ये तीनों नाम याद रखना, अशोका, चंद्रगुप्त और काला पटारू, ठीक है। या काला पटारू, कोई भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बस याद करने से मतलब है। तो सी माउंट क्या होता है बेसिकली? सी माउंट एक अंडर वाटर माउंटेन होता है। जैसे आप माउंटेन देखते होंगे ना लैंड पे जो रहता है, ऐसे में ये जो माउंटेन रहता है ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है। ये ओशियन है, पानी के अंदर रहता है माउंटेन विद स्टीप साइड्स राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर। अब ये क्या होता है कि इसकी जो स्टीप्स होती है, यानी कि इसकी जो बनावट है वो हल्की सी सी से बाहर की तरफ होती है ऐसे। रिज क्या होता है? एक अंडरग्राउंड माउंटेन फॉर्मेशन होता है ऑन द सी फ्लोर। जो सी की फ्लोर होती है उस पे जो माउंटेन बनता है ये वो होता है सी फ्लोर, यानी कि जैसे ये सी है, ये इसकी फ्लोरिंग है, सरफेस, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए, दीज 3 स्ट्रक्चर्स वर डिस्कवर्ड बाय ओशियोनोग्राफर्स। जो ओशियन की स्टडी करते हैं उनको हम ओशियोनोग्राफर्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर थे ये ओशियोनोग्राफर्स ने डिस्कवर किए थे, लोकेट किए थे। और ये कहाँ से आए थे? तो ये गोवा से आए थे। गोवा में कहाँ से? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, नाम भी पूछ सकता है। तो ये तीनों के नाम भी याद रखना, अशोका है, काला पटारू है और चंद्रगुप्त है। ये जो अशोका सी माउंट है ये ओवल शेप का है, बस इतना ध्यान रखो। और इसका 180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो एरिया और शेप ये ध्यान रखो। जो काला पटारू रिज है, इसका एरिया 430 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो अशोका कितना हो गया? 180 और काला पटारू 430। और ये जो चंद्रगुप्त रिज है ये भी ओवल शेप का है, लेकिन इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, 675 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो काला पटारू है इसका एक संस्कृत टर्म भी है, मतलब बेसिकली जो काला पटारू है ये एक संस्कृत टर्म है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है विश फुलफिलिंग ट्री। आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति करता है वैसा एक पेड़, ट्री। तो इसको काला पटारू नाम से जाना जाता है। अब ये जो नेम है इन सभी स्ट्रक्चर्स के, ये किसने प्रपोज किए हैं, किसने इसको सजेशन दिया था? तो इंडिया ने सजेशन दिया था, क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया में चंद्रगुप्त, अशोका, ये सारे राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर देखिए, इंडियन साउदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम is an international survey exploration program
इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ये जो पूरा रिसर्च प्रोग्राम था बेसिकली, इसके साथ ही एक चीज़ बताई जा रही है कि जो इंडियन साउदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम है, वो एक इंटरनेशनल सर्वे है, एक्सप्लोर करता है ओशियंस वगैरह को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने शुरुआत की थी इसकी। और किसके साथ मिलके? NCPOR के साथ। NCPOR, अभी हमने यहाँ पर रीड किया था, NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। एंड ये जो NCPOR है, ये इसकी नोडल एजेंसी है, किसकी? इंडियन साउदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम की। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? ये बायोकेमिस्ट्री वगैरह को, या फिर बायोडाइवर्सिटी, एयर और सी का इंटरेक्शन वगैरह कैसे क्या रहता है, उसकी पूरी रिसर्च एरियाज जो होते हैं उस पर काम करता है ये। तो बस इतना समझ लो कि जो इंडियन साउदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने शुरुआत की थी उसकी, इसके साथ मिलके NCPOR, जो कि गोवा में सिचुएटेड है। और यहाँ पर अब टोटल मिला के 7 स्ट्रक्चर हो चुके हैं इंडियन ओशन के अंदर। अभी 4 पहले थे और 3 अब फिगर आउट हुए हैं। और ये जो नाम है इनके, वो इंडियन साइंटिस्ट वगैरह जो है, रिनाउंड वगैरह, और जो इनसे रिलेटेड लोग हैं संबंधित, उन्होंने ये नाम प्रपोज किए हैं, इन सभी के नाम। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो 7 स्ट्रक्चर्स है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनका नामकरण किया गया है इंडियन साइंटिस्ट द्वारा। अब यहाँ पर जो बाकी के 4 नाम थे, एक अशोका आपको बताया था मैंने, एक काला पटारू, और दूसरा चंद्रगुप्त। तो ये 3 हो गए जो कि अभी प्रपोज किए हैं। अब इनके अलावा 4 नाम और कौन से हैं? एक रमन है, पानिक्कर है, सागर कन्या, DN वाडिया गोवोट। तो ये चारों भी याद कर लेना, इनको ध्यान रखना। तो 7 स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इसी न्यूज़ की अगली स्लाइड पे। गुयोट क्या होता है? ये जो हमने अभी पढ़ा था इसमें फोर्थ वाला, DN वाडिया गुवोट, ये क्या होता है? तो गोट एक तरह से एक आइसोलेटेड, यानी कि अकेला अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन रहता है। यानी कि पानी के अंदर भी वोल्केनिक माउंटेन रहते हैं। देखो, आपके लिए शायद सरप्राइजिंग चीज़ होगी ये, काफ़ी बच्चों के लिए। तो अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन रहता है विद अ फ्लैट टॉप, यानी कि इसके जो टॉप रहता है वो ऐसा पीक नहीं रहता, इसका टॉप फ्लैट रहता है, कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके का, ठीक है। मोर देन 200 मीटर्स बिलो द ओशियन सरफेस। अब ये जो माउंटेन है, ये 200 मीटर से ज़्यादा ओशन सरफेस से नीचे रहता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। तो बस इसको ध्यान रखो, एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, बट आपको फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहिए। IHO का सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके? तो मैथियास जोनास जी है, जो कि जर्मनी से है। तो ये भी ध्यान रखना, मैथियास जोनास। सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेसिकली? तो मोनाको में है। मेंबर कितने हैं इसमें टोटल? 100 मेंबर है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसमें IHO के अंदर। IHO क्या है आपको बताया था मैंने अभी, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ओशियन, सबसे पहला यहाँ पर गिवन है, ठीक। तो ये हमारी न्यूज़ फिनिश हो चुकी है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट, जो कि PM मोदी जी उनके चेयरमैन है, इन्होंने एक्सटेंड किया है बायोमास स्कीम को। अब ये बायोमास स्कीम क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है, ये बायोमास स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड क्या होता है? आगे डेट के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है कि तब तक चलेगी। अब ये देख लेते हैं न्यूज़ क्या। सो PM जीवन या फिर PM जीवन, अब देखो यहाँ पर VAN भी है और 1 भी है, कुछ भी बोल लो, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो लगभग एक जैसा हो रहा है। तो 1 और 1 कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दी है मॉडिफिकेशन ऑफ PM जीवन या फिर PM G1 वाला बाय 5 ईयर्स। तो ये पूछ सकता है एग्जाम से, कितने साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है और कितने ईयर तक? तो फिजिकल ईयर 2019 तक, ये याद रखना है आपको। यानी कि 2024 से शुरू होगा ये फिजिकल ईयर, 25, 26, 27, 28, 29, सॉरी 25 से शुरू होगा और 29 तक चलेगा। समझ आया?
देखो फिजिकल ईयर 25 ये क्या होता है, ये 2024 से 2025 होता है। तो 2025 तक 1 साल हो गया, फिर 26 तक 2 साल, 27 तक 3 साल, 28 तक 4 साल और 29 तक कितना हो जाएगा, 5 साल। 5 साल के लिए है। अब ये जो पीएम जीवन है, इसको बायोफ्यूल वनतारा अनुच्छन फसल रेसिड्यू निवारण योजना भी बोलते हैं। इसका नाम याद रखना, अल्टरनेटिव नाम है इसका बायोफ्यूल वातावरण अनुच्छन फसल रेसिड्यू निवारण। ठीक है। तो देखो वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है, फसल से तो आप समझते ही हो, रेसिड्यू यानी कि जो बचा कुचा फसल का पार्ट होता है, निवारण मतलब उससे निजात पाना। तो ये इसका अल्टरनेट नाम भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अमेंडमेंट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स की होना, जो कि हमने अभी रीड की है, बाकी अलग से कुछ है नहीं। अब चलते आगे। ये जो स्कीम है, ये क्या करती है, ये जो किसान है हमारे, उनको इनकम प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। एग्रीकल्चर रेसिड्यू देखिए यहाँ पर ये है। देखो जब एग्रीकल्चर यानी कि कोई भी फसल उगती है, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, जवार हो गया, गन्ना हो गया, कुछ भी ऐसा, तो उनका जो बचा कुचा पार्ट होता है जो कि यूज में नहीं आता, उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। अब उससे हमको बायोफ्यूल वगैरह बनाना है या उसका हमको यूसेज करना है और फार्मर्स तक उनको इनकम जनरेट करवानी है, तो क्या क्या तरीके निकल के आएंगे, उस पर काम किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो तरीके हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बेटर रहते हैं। सो दे रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट। तो मेन बस इतना ध्यान रखो कि फार्मर्स की इनकम को जनरेट करता है पीएम जीवन। अब साथ में यहाँ पर ये जो स्कीम है, टू इंक्लूड बायो फ्यूल्स फ्रॉम वेरियस लाइनो सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्लांट ड्राई मैटर रहते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह के जो ड्राई पार्ट रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू वगैरह, फॉरेस्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, इन सभी को एक तरह से बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 2070 का जो टारगेट है इंडिया का, नेट जीरो एमिशन, उसको अचीव करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, ये जो पीएम जीवन स्कीम है, ये 5 साल के लिए एक्सटेंड की गई है। और पीएम जीवन को बायोफ्यूल वातावरण अनुछान फसल रेसिड्यू निवारण योजना भी बोलते हैं। और पीएम जीवन के दो नाम है, एक VAN से है, दूसरा वन ONE से है। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि ये इनकम जनरेट करता है फार्मर्स की, जो कि रेसिड्यू वगैरह होता है, जो फसल से बचा हुआ पार्ट होता है उससे। एंड अब हम आगे देखेंगे बोल्ट ऑन प्लांट्स के बारे में। सो बोल्ट ऑन प्लांट्स यानी कि व्हेन अ प्लांट फ्लावर्स एंड प्रोड्यूसेस सीड्स बिफोर इट इज रेडी, यानी कि अपनी मैच्योरिटी से पहले पहले अगर कोई प्लांट अपने फ्लावर्स को लाना शुरू करता है, तो उनको बोल्ट ऑन प्लांट्स बोलते हैं। एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ये दोनों के दोनों जो है वो अब इस स्कीम में एलिजिबल है, यानी कि इन दोनों को पीएम जीवन में इंक्लूड कर लिया गया है। किसमें, एक तो बोल्ट ऑन प्लांट्स और दूसरा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ये याद रखना, इन दोनों को पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। सो पीएम जीवन योजना जो है वो बेसिकली मार्च 2019 में आई थी। कब आई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि पैसों की सहायता प्रदान करता है टू सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स विद एन आउटले, यानी कि जब इस स्कीम को शुरू किया गया था, सो उस टाइम पे 1970 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट तय किया गया था, जो कि 6 साल के लिए था, 19 से लेकर 24 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको याद मत करना, बस समझ लेना जो मैंने बताया। याद करने वाला ये है कब स्कीम आई थी। सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी स्कीम है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी तो होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ये ध्यान रखो। काफी बच्चे क्या करके आने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी कुछ महान बच्चे करके आते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ना ही इसका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ना ही अर्थ साइंस है, या कोई भी, या फिर एग्रीकल्चर भी नहीं है इसका। इसका है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये मिनिस्ट्री पूछता मैं। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद करना। अब यहाँ पर देखिए अगले में चलते हैं।
गवर्नमेंट हैज एडवांस्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान दिया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, जो कि पेट्रोल में की जाती है। और इनका टारगेट है कि 2026 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जानी चाहिए। 20%, ये याद रखना। अभी कितनी है 8%? तो 15.8%, 15.8% है, 16 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो 16% है अभी 2024 में, राइट। द फर्स्ट 2G एथेनॉल प्लांट, जो पहला 2G एथेनॉल प्लांट था, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इनोग्रेट किया था। कहाँ पर? पानीपत, हरियाणा में। इसको भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले, क्योंकि न्यूज़ में रहा है तो पूछ सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भूलना बिल्कुल भी मत, जो कि पानीपत हरियाणा में सिचुएटेड है यहाँ पर। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब इसी न्यूज़ में एक दूसरी न्यूज़ है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, देखो एक चीज़ समझो, जब कोई भी मीटिंग होती है कैबिनेट की, तो उस मीटिंग में कभी कभार 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 तक इनिशिएटिव लिए जाते हैं, अलग अलग लॉन्च इनोग्रेशन किए जाते हैं। तो ऐसे ही ये दूसरा यहाँ पर कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल दिए, उसको हम जानेंगे अब क्या दिए। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को। ठीक है, अप्रूवल दे दिए इसको कि इसको भाई कंटिन्यू रखो आप। और ये अगले 5 सालों के लिए रहेगी, 25 से लेकर 29 तक। और पीएम जीवन भी 5 साल के लिए रहेगी, सेम टाइम तक। अब यहाँ पर ये जो अप्रूवल दी है, इस अप्रूवल के साथ इन्होंने क्या किया, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, एलआईजी वगैरह जो लेते हैं लोग, तो 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को ये घर प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से पैसों की सहायता देंगे। और इस पूरे काम के लिए, यानी कि 1 करोड़ घर के लिए, ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से जो सेंटर का शेयर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पूछ सकता है आपसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? 2.30 लाख करोड़ रुपए। और बाकी का जो होगा अमाउंट 7.70, ये कौन देगा? ये स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो भी देगी। तो 2.30 याद रखना है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और ओवरऑल कितना है? 10 लाख करोड़ है। अब यहाँ पर जो पीएम आवास योजना है, ये करती क्या है? तो ये, इसका टारगेट है कि इसे कंस्ट्रक्शन करना है 3 करोड़ नए घरों का, 3 करोड़ न्यू हाउसेस का, जिसमें से 2 करोड़ जो घर रहेंगे वो ग्रामीण इलाकों में रहेंगे, रूरल एरियाज में रहेंगे। और 1 करोड़ जो घर है वो रहेंगे अर्बन एरियाज में। और जो टोटल कॉस्टिंग आएगी इन 3 करोड़ घर को पूरा करने के लिए, वो कितनी आएगी? 3,60,000 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, 3,60,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर एक चीज समझो आप, ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एलआईजी यानी कि लो इनकम ग्रुप, और एमआईजी, ये सभी एलिजिबल है किस चीज के लिए? इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए। अगर इनके पास कोई भी पक्का घर नहीं है, तो इस स्कीम से ये पक्का घर अपना ले सकते हैं। यहाँ पर जो एनुअल इनकम लिमिट दी गई है अलग अलग सेक्शन के लिए, जो कि हमने अभी रीड किया था, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी, अलग अलग है। 3 लाख है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 से 6 लाख है एलआईजी के लिए, 6 से 9 लाख है एमआईजी के लिए। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, देखो गवर्नमेंट अगर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जहाँ से लोगों का वेलफेयर हो सके, और गवर्नमेंट अपना कुछ एक फंड उसमें अलोकेट कर रही है, तो उसी फंड में एक चीज आती है, वो है क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट। एक तरह से ये कॉर्पस होता है। ये क्या होता है? ये क्रेडिट रिस्क प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है फॉर हाउसिंग लोन्स टू लो इनकम हाउस होल्ड्स इन इंडिया। अब ये जो है अमाउंट, ये 3 गुना किया गया है। कितना? ट्रिपल करके इसको 3,000 करोड़ किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस एलआईजी फैमिली मेंबर्स जो है, वो बैंक को पैसा देने में असक्षम रहते हैं, कैपेबल नहीं रहते, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उनके बिहाफ पे ये चीज़ें पूरी कर सकता है। तो क्रेडिट रिस्क ना हो, उसकी गारंटी देता है। समझ आया इतना? तो कितना अमाउंट याद रखिएगा, ये 3 टाइम्स करके कितना कर दिया गया है अब? 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखो।
हो सकता है एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन आया था आरआरबी क्लरिकल में शायद आया था या फिर आईबीपीएस क्लर्क में आया था, जहाँ पर एरिया पूछा था पीएम आवास योजना के अंदर एरिया कितना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और खैर वो हमने कवर करवाया था एक्चुअली में, और वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो पीएम आवास योजना का फंड आता था, वो अभी तक मैनेजमेंट ऑफ द फंड विल शिफ्ट फ्रॉम द एनएचबी। एनएचबी उसको हैंडल करता था, लेकिन अब वो जो काम है फंड देने का, अलोकेट करने का, वो एनसीजीटीसी करेगी। ये क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी। तो ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखो अभी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ा 2.0, उसमें हमने पढ़ा था कि एक अर्बन घर के बारे में बात हो रही थी और एक ग्रामीण घर के बारे में बात हो रही थी। तो ये जो ग्रामीण है इसके बारे में बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, उसको भी 5 साल के लिए यानी कि फिजिकल ईयर 2019 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें ये 2 करोड़ घर बनाएंगे, जो कि हमने अभी रीड किया था। और जो टोटल इसका पैसा लगाया जाएगा वो कितना होगा? 3,06,000 करोड़ रुपए। अप्रोक्सीमेटली याद कर लो। सो 3,06,000 करोड़ रुपए लगाया जाएगा, जिसमें से जो सेंटर पैसा देगा, जो सेंटर हेल्प करेगा पैसे की, वो 2,05,000 करोड़ रुपए होगा, या 2,06,000 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो 1,00,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे, बाकी सारा 2 लाख जो भी है अमाउंट वो गवर्नमेंट लगाएगी। अब चलते आगे यहाँ पर। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1.20 लाख एक घर के लिए पर हाउस में। देखो अगर आप प्लेन एरियाज में घर बनाते हो, प्लेन एरियाज क्या रहते हैं, जैसे राजस्थान यूपी वगैरह हो गए, जहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं होते, और अगर हिली एरियाज है और अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो उनके लिए 1.30 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से हर एक घर के लिए। समझ आया? अगर आप किसी भी स्टेट में जहाँ पर या तो वो नॉर्थ ईस्ट ना हो या फिर वो हिली स्टेट में ना हो, अगर वो प्लेन एरिया में है, तो आपको 1.20 लाख रुपए की फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। बट अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट में है या हिली स्टेट में है, तो आपको 1.30 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। अभी से स्टेट के नाम भी याद रखो। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है हिली स्टेट्स के अंदर, उत्तराखंड की बात हो रही है, JNK की बात हो रही है, और लद्दाख की बात हो रही है। ये चारों याद रखना, हो सकता है एग्जाम में कभी आपसे। अभी तक लगभग 35 लाख घर बन चुके हैं फिजिकल ईयर 2025 के अंदर, यानी कि हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2024 तक का जो हमारा पूरा टाइम था, टेन्यूर था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया इतना? नहीं समझ आया? ये इसकी बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं अभी। देखो फिजिकल ईयर 2025 अभी चला है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का जो टाइम है उसको कहते हैं फिजिकल ईयर 25। यानी कि अभी की अगर हम बात करें, सितंबर की बात कर रहे हैं, तो सितंबर तक 35 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं, और 35 लाख घरों में 10 करोड़ लोगों को एंटर करवा दिया गया है। फैमिली मेंबर हो सकते हैं अलग अलग। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि बात हो रही है ग्रामीण की, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। और ये जो स्कीम है पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुई थी। तो ईयर भी याद रखो इसका। और इसका जो मोटो है वो क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, सब तक घर पहुंच सके या सबको घर मिले, वो इसका मोटो है। किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अभी बात चल रही है कैबिनेट की, तो यहाँ पर कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दी है। अब ये किस चीज की है? ये है क्लीन प्लांट प्रोग्राम की। देखो प्लांट नाम से समझ आ रहा है एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है,
इनका है ये क्लीन प्लान प्रोग्राम, और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। ये जो कैबिनेट है इनका चेयरपर्सन कौन होता है, तो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो क्लीन प्लान प्रोग्राम है इसके लिए लगभग 1765 करोड़, अप्रोक्सीमेट याद कर लो, पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1765 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसको, क्लीन प्लांट प्रोग्राम को। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये किसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो मिड यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और आईसीएआर मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। समझ आया? देखो ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री का है, भाई कोई तो मिनिस्ट्री होगी ना जो प्रोग्राम लॉन्च करेगी, तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, देखो ये प्रोग्राम तो मिनिस्ट्री का है, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो किसके अंतर्गत इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उसका नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। चलो ठीक है, अब बात आ गई इम्प्लीमेंट किसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अब करेगा कौन इम्प्लीमेंट, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी प्लस आईसीएआर, ये इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, ये जो पूरा क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये क्या करेगा, ये वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को डेवलप करने में सहायता करेगा। इसका टारगेट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्रॉप्स के लिए, कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वायरस फ्री प्लांटिंग की जाए, ज़्यादा कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई वायरस वगैरह उसमें ना आए। और साथ में रोबस्ट सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी एक सर्टिफिकेशन और फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है इस एक चीज़ के लिए, वो इसमें सेट की जाए। और किस एक्ट के तहत, सीड्स एक्ट 1966, ये आपसे पूछ सकता है साथ में एक्ट, तो एक्ट भी ध्यान रखना, सीड्स एक्ट 1966। तो ये इसके बारे में चीज़ें हैं, आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, सेम ही है। अब यहाँ पर एक और अप्रूवल है, तो यहाँ पर क्या किया है, तो टोटल 8 रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने। और ये जो 8 रेलवे प्रोजेक्ट है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 24,650 करोड़ रुपए है अप्रोक्सीमेटली। कितना है, 24,650 करोड़ रुपए है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये याद रखना। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टेट में है, तो 7 की पावर, मतलब 7 7 × 2 ऐसे याद रख लो। तो 7 स्टेट के टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट में ये इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को। और ये प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं, कॉमन सेंस की बात है, देखो रेलवे के प्रोजेक्ट है तो रेलवे ही करेगा। और ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है काम, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए उसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। और ये क्या करेगा, एंड एक्सपेंड द रेलवे नेटवर्क बाय 900 किलोमीटर, ये एक्स्ट्रा 900 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क ऐड करेगा टोटल नेटवर्क में, तो 900 किलोमीटर भी याद रखना। यहाँ पर एक अजंता केव है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको भी ये इसमें इंक्लूड करेगा नेटवर्क में अपने। एंड बाकी जो फ्लाइट कैपेसिटी वगैरह है पूरे नेटवर्क की, ये 143 मिलियन टन पर एनम, ये भी इसमें एडअप करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो अब आ गई अगली न्यूज़ फाइनली, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक 5 मेंबर की कमेटी को गठित किया है, बनाया है। और ये कमेटी की चेयरपर्सन कौन है, कौन हेड कर रहे हैं, तो राजीव गांधी जी, रवि गांधी जी है, तो रवि गांधी जी इनको हेड कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, टू मॉनिटर द करंट सिचुएशन ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, भाई जो भी इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे सिचुएशन है उस पे सुपरवाइज करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और ताकि जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए उनके लिए। इंडिया और बांग्लादेश का टोटल बॉर्डर कितना है पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, 4,096 किलोमीटर है, 4,096 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा जो स्टेट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ इंडिया का, वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। कितना है, 2,217 किलोमीटर, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, तो ये दोनों पूछ सकता है आपसे। काफी डिस्प्यूट चला था एक्चुअली में, आप सबको मालूम ही होगा बांग्लादेश के साथ अभी रिसेंटली। तो यहाँ पर
एक अलग न्यूज आई है अब। 28th कॉन्फ्रेंस, 28वीं कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी? कोक्सो की। वे कोक्सो क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्स के बारे में बात हो रही है। तो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 28वीं। देखते हैं क्या है। सो 28th कोक्सो यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, भाई सेंटर और स्टेट दोनों मिलके स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस की ये कॉन्फ्रेंस थी, जो कि मोस्पी द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर की गई थी? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, मोस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है ये क्या करेगी? ये अपने आइडियाज शेयर करेगी, डिस्कशन करेगी कॉमन इश्यूज पे। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। बस इतना ध्यान रख लो। तो यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि हम स्टैटिस्टिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जो 25th इशू था वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 का, इसी दौरान वो भी लॉन्च किया। पब्लिकेशन जो था किसने? मोस्पी ने, इसी मिनिस्ट्री ने। कौन सा? 25th इशू। ये क्या करता है? ये जो वीमेन का स्टेटस है और जो मैन का स्टेटस है इंडिया में, उसके बारे में ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है कि क्या स्टेटस है इनका। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, 25th इशू ऑफ वुमेन एंड मैन इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। कितने पे? पहले वो 254 पर लाख लाइव बर्थ था, यानी कि जन्म देते टाइम जब एक मदर की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं मैटरनल डेथ। तो वो 1 लाख जन्म पे 2004 से 6 के टाइम पे 254 वीमेन पे आ रहा था, यानी कि 254 वीमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ दे आर गेटिंग नो मोर। तो ऐसे में वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हुआ है, एक तरीके से काफ़ी कम हुआ है। अब 2018 और 20 के अंदर वो रिड्यूस होके 97 पर लाख लाइव बर्थ होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है 0 होना चाहिए कंप्लीट एकदम। देखते हैं कब तक होता है। इसी रिपोर्ट में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बताया कि जो मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? लगभग 3% के आसपास। तो पहले 75.8 था, अब 78.5 हुआ है। और जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है वो भी राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, लगभग 14% के आसपास। पहले 23 था, फिर 37%। कितने टाइम में? 18 से 23 में, फिजिकल ईयर 18 में, 18 से लेकर, एक मिनट रुकिए। तो फिजिकल ईयर 18 से लेकर फिजिकल ईयर 23, इतने टाइम में ये पूरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब आते हैं आगे। इसी न्यूज़ में बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 152 करोड़ पहुंच जाएगी। और जो विमेन है वो लगभग 49% रहेगी 2036 में। ये जो पूरा फिगर है 152 करोड़ का, ये 2036 का है। ठीक है, और जो सेक्स रेशियो की बात हो अगर मैन और वीमेन पे, तो ये इम्प्रूव होके अभी 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 943 था, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2036 तक ये 952 हो जाएगा, यानी कि 1000 मेल पे 952 फीमेल, ये रहता है सेक्स रेशियो। ठीक है, टोक्सो जो है वो एक प्लेटफॉर्म है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये स्टैटिस्टिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा रिपोर्ट वगैरह जो भी थी, पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1971 में ऑर्गेनाइज की गई थी। खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो था आपको बता दिया। मोस्पी के हमारे मिनिस्टर कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे मिनिस्टर है जो संभालते हैं इसको। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो यहाँ पर बात हो रही है इसराइल और इंडिया की। तो इसराइल और इंडिया का कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें क्या करेंगे ये? इसमें ये इस्टेब्लिश करेंगे सेंटर फॉर वाटर
टेक्नोलॉजी को, जिसमें ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करेंगे। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी मद्रास में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है, मद्रास। अभी जो पूरा कोलैबोरेशन हो रहा है, ये इन दोनों कंट्रियों के जो एक्सपर्ट है वो साथ में लेके आएगा और वो डिस्कशन करेंगे हर एक इश्यूज पे, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज मैनेजमेंट वगैरह। साथ में जो भी वाटर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस है उन पे रिसर्च में आपस में ये काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। सो आईआरसीटीसी, काफ़ी आपने सुना भी होगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एनसीआरटीसी के साथ। ये क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके, यानी कि पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है वन इंडिया वन टिकट। भाई पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ, एक टिकट की सहायता से आप पूरा इंडिया ट्रेवल कर सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा? ये पैसेंजर के ट्रेवल एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज करेगा, इन्हेंस करेगा। और साथ ही साथ ये जो एक्सपीरियंस है ये इंडियन रेलवेज की ट्रेन से तो होगा ही होगा, और आप नमो भारत ट्रेन में भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बस इतना ही था, खत्म। अब आते हैं आगे। सो एरी सिल्क, असम का एरी सिल्क है, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरी सिल्क ऑफ असम सिक्योर्स ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन। अब ये ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन क्या है और ये एरी सिल्क को ही क्यों मिला वो देख लेते हैं। सो NEHHDC, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न, एनी से, एच से हैंडीक्राफ्ट, देन अगेन एच से हैंडलूम्स। सो नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गुवाहाटी असम में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत काम करती है। इन्होंने सिक्योर किया है ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन। कहाँ से? जर्मनी से। तो जर्मनी कंट्री का नाम याद रखना, पूछ सकता है कौन सी कंट्री ने ये सर्टिफिकेशन दिया, या कौन सा नाम था, या किसको दिया, कौन से स्टेट को दिया। और ये एरी सिल्क को दिया है, जो कि असम का है, एरी सिल्क को। ये जो सर्टिफिकेशन है ये एंश्योर करता है कि जो इसका प्रोडक्शन हुआ है सिल्क का, वो इको फ्रेंडली कंडीशन में हुआ है, ठीक है। ये जो एरी सिल्क है ये दुनिया का एक लौता वेगन सिल्क है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगर मैं एग्जाम सेट करता तो पक्का ही क्वेश्चन देता आईबीपीएस पीओ में। तो वर्ल्ड्स ओनली वेगन सिल्क ड्यू टू इट्स एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो नाम याद रखना, अगेन कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर इकोलॉजी, और इकोटेक्स जो है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टेब्लिश है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, हेडक्वार्टर ही पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो रिलायंस फाउंडेशन का कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, IMD के साथ। इसमें क्या करेंगे? ये वेदर इंफॉर्मेशन या फोरकास्ट करना होता है, अर्ली वार्निंग वगैरह को इम्प्रोवाइज करेंगे, इस पे काम करेंगे। क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन ने कसम खाई थी इसने कमिटमेंट किया था टू कंट्रीब्यूट टू UNDRRS, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इनके साथ इन्होंने कसम खाई थी कि हम आपके साथ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल कैंपेन में भागीदार बनेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। रिलायंस फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? सो नीता अंबानी जी है, नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर तो पता ही होगा आपको, क्योंकि पूरा स्टैब्लिशमेंट वहीं पे है, तो मुंबई में है। IMD के डीजी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो मृत्युंजय महापोत्रा जी है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, न्यू दिल्ली में है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1875 में हुआ। अब चलते हैं आगे। अब आगे अगली न्यूज़। तो इंडिया का पहला 24x7 ग्रेन ATM आपने बहुत सुने होंगे ना, डेबिट वाले, क्रेडिट वाले, पैसे आपने काफ़ी निकाले होंगे। लेकिन ये अनाज का ATM है, ग्रेन मशीन में आप देख सकते हो यहाँ पर। ये कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में स्टार्ट्स डिस्पेंसिंग, यानी कि इसने डिस्पेंस्ड करना शुरू कर दिया है, यानी कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप यहाँ से ग्रेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
जो कि यूनाइटेड नेशन का है। इसने कोलैबोरेशन किया था ओडिशा के साथ टू लॉन्च ग्रेन एटीएम, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, काफी बच्चों को नहीं मालूम होती एटीएम की फुल फॉर्म। सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसका नाम भी दिया गया है इसको अन्नपूर्ति। तो याद रखना, अन्नपूर्ति यानी कि अनाज की पूर्ति देना या करना, तो वो होता है अन्नपूर्ति। तो अन्नपूर्ति नाम भी दिया है इस ग्रीन एटीएम को, जो कि इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे काम करेगा ग्रीन एटीएम है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सिचुएटेड है यहाँ पर। ठीक है, उड़ीसा जो है वो पहला ऐसा स्टेट है इंडिया में टू प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशियरीज। भाई जो भी लोग इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो कभी भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और उड़ीसा पहला स्टेट बना है। वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है WFP, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया था, पीस प्राइज, ये भी याद रखना, 2020 के अंदर, काफी न्यूज में था उस टाइम पे। इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अन्नपूर्ति प्रोग्राम। देखो अन्नपूर्ति प्रोग्राम का पार्ट भी था, नाम भी इसका अन्नपूर्ति रखा। ये 24 घंटे फूड ग्रेन्स जो है इसका आप एक्सेस ले सकते हैं यहाँ से, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। ये जो ग्रेन एटीएम है ये बहुत ही फास्ट, क्लीन और प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट एक्सेस देता है कमोडिटीज का, यानी कि राइस, वीट, ग्रेन्स, कोई भी जैसे चावल, गेहूं या कोई भी अनाज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो ग्रेन्स है जिसका वेट मैक्सिमम 50 किलो तक का होता है, उनको 5 मिनट में डिस्पेंस कर देता है। ठीक है, थैले में भर देगा यहाँ पर। और यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश जो है, एरर रेट, वो 0.01% है, तो ये भी याद रखिए। और जो एनर्जी यूज करेगी वो 0.6 वोट की होगी पर आवर की, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो 0.6 वोट पर आवर की ये एनर्जी लेगी, लाइट लेगी। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का राशन कार्ड है, वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूटी से हो, मैटर नहीं करता, बस इंडिया से होना चाहिए, वो यहाँ से इस मशीन का फायदा उठा सकता है कहीं से भी आके। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी है। गवर्नर कौन है? रघुबर दास जी है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ईडी कौन है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो सिंडी मैकैन, जो कि यूएसए की है, ये इनकी ईडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछ लेगा एग्जाम में आपसे, रोम इटली में है। टोटल 36 मेंबर है। इस्टेब्लिशमेंट 1961 की है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कोलैबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके क्या करेंगे, इनोग्रेट इन्होंने किया है। क्या इनोग्रेट किया है? NFMS, ये क्या है? नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर ऑन REC लिमिटेड, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का 55वां फाउंडेशन डे था। तो यहाँ पर इन्होंने इनोग्रेट किया है गुरुग्राम में NFMS, नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये रियल टाइम एक्सेस देती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पावर सप्लाई के बारे में। अगर आपको पावर सप्लाई के बारे में जानकारी चाहिए तो नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम से आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये हेल्प करती है इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी में, यानी कि हर चीज़ एकदम सामने आपके है, कोई भी छुपी हुई नहीं है। एफिशिएंसी, यानी कि काफ़ी अच्छे से काम भी करती है। और अकाउंटेबिलिटी इन डिस्कॉम्स। डिस्कॉम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो लाइट दे रही है, जो पावर सप्लाई दे रही है, उनका पूरा लेखा जोखा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना क्या काम कर रही है। कंप्राइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ मास्टर एंड ट्रांजैक्शनल डेटा विद 87 डिस्कॉम, और टोटल 87 डिस्कॉम्स का पूरा डेटा वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं आगे। इसी मौके पे जब उनका 55वां फाउंडेशन डे था REC लिमिटेड का, जो कि एक मारतन कंपनी है इंडिया में, तो इसी मौके पे एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने ट्री सैपलिंग्स लगाए थे, पौधे लगाए थे छोटे छोटे। तो REC लिमिटेड जो है एक मारतन कंपनी है, जो कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है न्यू स्पेस इंडिया के साथ। इसमें क्या करेंगे, टू ग्रांट असिस्टेंस, यानी कि हेल्प अपने प्रोवाइड करेंगे
फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल का बनाया हुआ मूनल सैटेलाइट। कौन सा? मूनल। किसने बनाया मूनल? नेपाल ने। ठीक है। ये एक इंडिजीनियस सैटेलाइट है, यानी कि नेपाल में ही बनाया गया है इसको। और किसकी हेल्प से बनाया गया है? तो नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया। न्यू स्पेस इंडिया एक कंप्लीट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा गवर्नमेंट के अंडर आता है। याद रखना, न्यू स्पेस है, इन स्पेस नहीं है। और न्यू स्पेस के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? आर दुराई राज, यानी कि राधा कृष्णन दुराई राज जी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है दूसरा फेज, सेकंड फेज किसका? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का। जिसमें ये क्या करेंगे? ये कैंपेन क्यों किया गया है? ताकि ये लिम्फेटिक फिलियरिसिस को कंप्लीटली हटा सके, एलिमिनेट कर सके 2027 तक। तो ईयर याद रखना, और लिम्फेटिक फ्लैरियसिस को भी याद रखना। इसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव। ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसका आप पैर देख रहे होंगे। ये जो इसकी एक लेग है वो काफी स्वेलिंग की है, तो इसको हाथी पाँव बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। तो ये एक मॉस्किटो बोन डिजीज है, यानी कि मच्छर के काटने से होती है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना है 2027 तक, ये इनका टारगेट है। ये जो सेकंड फेज हुआ है, जो कैंपेन हुआ है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स वगैरह है, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। जो समझने वाला था बस वो आपने देख लिया यहाँ पर। अब आते आगे। इंडिया ने 33.9 मिलियन, यानी कि लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर की जो क्रॉप्स थी वो इंडिया की बर्बाद हो चुकी है, बहुत ज्यादा बारिश आने के कारण, सितंबर के मंथ में। अब ये क्यों हुआ है देख लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जिसमें बताया है कि इनकम प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये रिपोर्ट का नाम है, जिसमें इंडिया जो है इन्होंने लॉस्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 34 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप्स, फसल, ड्यू टू एक्सिस रेन, बहुत ज्यादा वर्षा के कारण, एंड एन एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर ड्यू टू ड्रॉट। और इसके अलावा 35 मिलियन हेक्टेयर एरिया अलग से सूखा जो आता है, ड्रॉट, उसके कारण इंडिया ने अपना जो प्लांटेशन है, क्रॉप्स है, वो खराब की है। 2015 से लेकर 2021 का ये डेटा है। ठीक है। इंडिया विल सी ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ 5.8%। ये जो रिपोर्ट है WEF की, इन्होंने बोला है कि 2030 तक, सन 2030 तक जो वर्किंग आवर्स है लोगों के इंडिया में, वो गर्मी के चलते, गर्मी के कारण डिक्रीज हो जाएंगे 5.8% से। बस ये आपको डेटा थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। 3 स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। अब क्लाइमेट रेजिलियंस को बनाने के लिए इंडिया में 3 स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन सी है? एक है सारथी, यानी कि सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है, जो कि सिंप्लीफाई करता है, यानी कि आसान बनाता है फार्मर्स के लिए टू परचेज इंश्योरेंस। ठीक है। एग्रीकल्चर कंप्राइजेज 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। जो एग्रीकल्चर है हमारा, खेती बाड़ी, वो इंडिया की जीडीपी का 15% है, यानी कि जो इंडिया की टोटल जीडीपी है उसका 15% जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर से आता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते आगे। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत हमारा पहला देश है टू क्रिएट अ हीट एक्शन प्लान, जिन्होंने हीट एक्शन प्लान बनाया है, क्योंकि गुजरात में 2010 में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आई थी, तो उसके बाद इंडिया ने इस पे काम किया था। जिसमें क्या करता है, तो ये जो हीट एक्शन प्लान है, इसमें ये जो रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं उनको अलर्ट कर देता है जब बहुत ज़्यादा डेंजरस, यानी कि घातक गर्मी की वेव्स आने वाली होती है। और साथ ही साथ ये कूलिंग सेंटर भी प्रोवाइड करता है। ठीक। वुमेन्स क्लाइमेट शोक भी अलग से एक इनिशिएटिव है इसी के अंतर्गत। तो इसमें क्या करता है, ये इनकम रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, यानी कि प्रिवेंट फीमेल आउटडोर वर्कर्स, जो महिलाएं अपने घर से
बाहर जाके काम करती है, उनको बहुत गर्मी में काम करना ना पड़े, काम करने ना जाना पड़े, उसके लिए इंश्योरेंस एक तरह से होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो वुमेन्स क्लाइमेट शॉक यहाँ पर एक इनिशिएटिव है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो ये एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं, कभी गर्मी बहुत ज्यादा, कभी बारिश बहुत ज्यादा, कभी ठंड बहुत ज्यादा, विल कोस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। कितने का? लगभग तो $38 ट्रिलियन हर एक साल का इतना नुकसान हो सकता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को। और ये 2050 तक की बात हो रही है। विदाउट अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इतना नुकसान हो जाएगा। अगर कुछ काम किया इसके लिए तो नुकसान कम भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो, लेकिन नहीं तो होना तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट होगा तो सही, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। 45 मिलियन पीपल फोर्स टू माइग्रेट, उनको वो अपने देश से बाहर जाने के लिए मजबूर है एकदम। और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्लाइमेट चेंज होते रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी बारिश, तो लगभग 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोग अपना देश छोड़ के इधर उधर सेटल हो जाएंगे। 2050 तक की बात हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? क्लोस शवाब जी है। एमडी कौन है? सादिया जहीदी जी है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1971, ये भी देख सकते हो आप। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने लॉन्च किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक प्रोसीजर ऑपरेट करने का। किसको? ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए, टू रिप्लेस कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड टग्स विद इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स इन मेजर इंडियन पोर्ट्स। टग्स मतलब होते हैं जो अ, एक तरह से खींचते हैं ना, शिपमेंट वगैरह को जो होती है उनके लिए। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम्स है। अभी इसमें करेंगे क्या? दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जो 2030 का इंडिया का विजन है, मैरीटाइम इंडिया विजन, उसके साथ ये इनिशिएटिव, ये लॉन्च अलाइन करेगा, उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 तक पहुंचने की पूरी सहायता करेगा। ये जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ये पंचकर्मा संकल्प का इनिशिएटिव है। मतलब एक तरह से जो पंचकर्मा इनिशिएटिव लिया गया था, ये उसका पार्ट है, जीटीटीपी, जिसमें क्या करेगा? ये डीकार्बोनाइजिंग करेगा मैरीटाइम ऑपरेशंस को इंडिया में। जो भी ऑपरेशंस पोर्ट वगैरह पे होंगे जहां पर कार्बन वगैरह ज्यादा आएगा, तो उनको कम करने के लिए और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो फेज 1 है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का, ये अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2027 तक चलाया जाएगा, ये टाइम याद रखना। जिसमें 4 मेजर पोर्ट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से? एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। दूसरा है पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि उड़ीसा में है। तीसरा वीओ चिदम्बरम, तमिलनाडु। और चौथा दीनदयाल पोर्ट, गुजरात। ये इन सभी पोर्ट्स पे काम किया जाएगा पहले फेज में। जो भी टक्स होंगे इंडियन पोर्ट्स के, वो सब के सब 2040 तक ग्रीन कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में जो टारगेट है वो ये है कि 30% तक रिडक्शन करना है इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। भाई जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको 30% तक घटाना है, ये टारगेट है और ये हमको अचीव करना है। अब ये जो अचीव करने का टारगेट है ये 2030 तक का है, और 47 तक 100% होगा। ऐसा ही होगा या 70 तक होगा? बताओ, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। चलो ऑप्शन देता हूं मैं। 100% कब तक होगा इंडिया का जो टारगेट है? या तो 2047 या 2070, इन दोनों में से आपको बताना है कि इंडिया का टारगेट कब का है नेट जीरो एमिशन का। ओके, अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विल कनेक्ट फार्मर्स एंड साइंटिस्ट्स ओवर फोन। अब एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें फार्मर्स और साइंटिस्ट आपस में फोन पे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है डिस्कस कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये जो है,
इन्होंने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, जिसमें ये फार्मर्स को कनेक्ट करेगा विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, कि कैसे अपनी खेती में पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है ICAR न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली में इस AI बेस्ड NPSS को लॉन्च किया गया है। ये जो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है, जो कि ऑफर करता है, यानी प्रदान करता है रियल टाइम पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजेज ये प्रदान करता है, कैसे आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए किसान को। साथ में प्रमोट करता है साइंटिफिक अप्रोच, कि एक साइंटिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और हमारी फसलें खराब ना हो। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पे। जो फार्मर्स हैं वो अपनी कोई भी क्रॉप्स जो कि बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसमें कीड़े लग चुके हैं, उसकी फोटो NPPS प्लेटफॉर्म के जरिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को सेंड कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। फिर वो देख के इनको बताएंगे कि इस पे क्या काम करना है। तो ये जो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्रॉप लॉस ना हो इंश्योर करेगा, और मिट्टी की यानी कि सोइल की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे उसका ध्यान रखेगा, और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह जैसे यूरिया वगैरह होता है ना, खाद बहुत ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े उसका भी ध्यान रखेगा, उसको कम करने में सहयोग करेगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लगभग 14 करोड़ फार्मर्स की हेल्प करेगा इंडिया में। दैट्स इट। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। सो PM नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज की है 109 न्यू वैरायटी ऑफ 61 क्रॉप्स। 61 ऐसी फसलें हैं, क्रॉप्स है, जिसकी 100 नए वैरायटी है। और ये डेवलप किसने की है सारी वैरायटी और क्रॉप्स? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने ये डेवलप की है। और कहाँ पर डेवलप की है? तो ये की है ICAR IARI में, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा न्यू दिल्ली में है सिचुएटेड। अब ये जो पूरी क्रॉप सेट 61, इसमें 34 क्रॉप्स फील्ड वाली है और 27 क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर वाली है। ये सेग्रीगेशन भी याद रखना। कुछ नाम है क्रॉप्स के, वो देख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पूजा 1801, ये एक मिलेट है, और ये मिलेट की वैरायटी है। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा इन डेप्थ मत जाना, नाम याद रख लो, कौन सी वैरायटी है वो ध्यान रख लो। ये क्या करेगा? ये बेसिकली कॉम्बैट करेगा चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके उसकी सहायता करेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, आयुष की, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। दूसरा नाम है पूसा 2002, ये भी एक मिलेट है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी की 70 डेज में मैच्योर हो जाती है। इसको 70 डेज बाद आप यूज में ले सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल रहती है उसमें 110 डेज लगती है, यानी कि 40 दिन पहले ही आप इस फसल को यूज में ले सकते हैं। दूसरा एक मूंगफली है, ग्राउंड नट है, जिसका नाम है गिरनर 6, तो ये इसकी वैरायटी याद रखना। चौथा एक चिकपी है, ये जो क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूँ मैं एक्चुअली, खैर छोड़िए, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा। छोले होते हैं शायद, हाँ सफ़ेद छोले। तो नंदयाल 1267, ये एक चिकपी वैरायटी है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, तो इन सभी को याद कर लेना, दो को मैं नाम बताए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मॉडल सोलर विलेज इनिशिएटिव। कौन सा? मॉडल सोलर विलेज इनिशिएटिव। अब ये क्या करेगा? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें ये इम्प्लीमेंट करेंगे मॉडल सोलर विलेज। देखो यहाँ पर बात हो रही है सोलर की, इसलिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी आया है मिनिस्ट्री। और ये जो पूरा प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन का किस स्कीम के तहत किया जाएगा?
तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस पूरे काम के लिए कितना अमाउंट दिया है? 800 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। और ये जो 800 करोड़ रुपए है, इसमें जो सेंट्रल फाइनेंस रहेगी हर एक गांव के लिए, वो कितनी रहेगी? 1 करोड़ रुपए रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को फेब 2024 में लॉन्च किया गया था। टोटल जो अमाउंट दिया गया इस स्कीम के लिए, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए, वो 75,021 करोड़ रुपए अमाउंट दिया गया है, जो कि 3 सालों के लिए है। कब तक? फिजिकल ईयर 27 तक। ठीक है, तो ये भी याद रखना, भूलना मत। यानी कि 25, 26 और 27, ये 3 साल। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अभी जो पीएम घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें सब्सिडी दी जाती है घरों को, कितनी? 40% तक की, अगर वो सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं अपनी छतों पे, घर की छतों पे। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे वो हर महीने की 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी घर की खेती है एक एक तरह से। और ये पूरा जो बेनिफिट है वो लगभग 1 करोड़ घरों को दिया जाएगा। जो घर है, मतलब जो भी गांव होगा जहां पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अ विलेज मस्ट बी अ रेवेन्यू विलेज। उस विलेज में बेसिकली उसकी इनकम होनी चाहिए, और उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो 5,000 से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन अगर वो विलेज स्पेशल कैटेगरी है तो 2,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी होनी चाहिए, कम से कम 2,000 तो होनी चाहिए। और ये जो विलेजेस है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इनको सेलेक्ट करेगी। एंड साथ ही साथ ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है जो कि इंस्टॉल की जाएगी इन विलेजेस में, इनमें 6 महीने, अच्छा जो भी इनकी, देखो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली जो लाइन है इसका मीनिंग ये है कि जो भी विलेजेस सेलेक्ट किए जाएंगे, उनकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो वो इंस्टॉल करेंगे अपने गांव में, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर उसके 6 महीने बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के जो है वो उनको गठित करेगी, यानी कि उनको सिलेक्ट करेगी। तो बस ये है इसका मतलब, कि भाई आप ऐसे ही किसी विलेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, पहले एक कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, देन वो विलेज उस क्राइटेरिया में आएगा। कौन सा क्राइटेरिया? ये वाला, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 करोड़ पर विलेज। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। सो देयर विल बी वन विनिंग विलेज। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही गांव होगा जो कि विनिंग विलेज होगा, और वो गांव वह होगा जहां पर हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी। अब ये खैर एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस समझ लो। ये जो पूरा प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये वन मॉडल सोलर विलेज पे एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बाकी ये सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करेगा। ये खैर सारी बातें समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बस वही था जो मैंने बताया पहले। अब ये जो स्कीम है वो स्टेट और यूटी द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, यानी कि किसके द्वारा? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। जो भी किसी स्टेट और यूटी की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होगी, वो इनको इम्प्लीमेंट करेगी। और सुपरविजन कौन करेगा इसका कि इम्प्लीमेंट ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किसके अंतर्गत आती है? तो प्रहलाद जोशी जी के अंतर्गत आती है। अब आते हैं लास्ट न्यूज में। तो अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल्स, ये दोनों लॉन्च किए गए हैं। अब ये है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अंतर्गत आती है, इन्होंने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, जो कि मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आती है। ये पोर्टल है, पोर्ट्स नहीं है, राइट? तो यहाँ पर इन्होंने साथ ही साथ 13 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि वो ट्रेनिंग को ज़्यादा इन्हेंस कर सके इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर इंपॉर्टेंट ये था अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, जो कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आते हैं। अभी जो अमृत ज्ञान कोश है क्या करेगा? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रेपोजिटरी,
जो भी कंप्लीट बुक्स वगैरह रहेगी, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी नॉलेज के लिए, उसकी पूरी एक रेपोजिटरी है, वो तैयार की जाएगी। कोश होता है डिक्शनरी एक तरीके से इंग्लिश में, जो कि इंडिया सेंट्रिक की केस स्टडीज जितनी भी हुई है उन सबको एक जगह इकट्ठा रखेगी, वो पोर्टल होगा ये। फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल क्या होता है? टू इम्प्रूव द टीचिंग स्किल। अब जो टीचिंग स्किल है, जो भी वहाँ पर लाइक प्रोफेसर्स वगैरह आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, उनकी टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रोवाइज करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए ये फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए या फिर करवा पाए। तो ये थी पूरी न्यूज़ पार्ट 2 की। अब पार्ट 3 की न्यूज़ आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो उसको ध्यान से सुनना, समझना, याद करना, रिवीजन करना 4-5 बार, और एग्जाम में जाके फोड़ के आना। सितंबर की नेशनल हैक्टिक है नो डाउट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी आने की उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।